मध्यकाल जब पहुंचेंगे तो वहां पे हम देखा कि राजा को बात करेंगे कि क्योंकि जब तक आप मगध का उदय को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप मौर्य काल को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इस बात को मैं चैलेंज करता हूं। आप जानेंगे ना कि चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासक बनता है, कैसे घनानंद ने चाणक्य को अपमान किया था और उस अपमान को बदला के लिए क्या कहते थे, उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में थे। उन्होंने कहा था कि हम चुर्की अपना खोल लिए थे, कौन, चाणक्य, और कहे थे कि जब तक हम चुर्की उसी दिन बांधेंगे जिस दिन तुम्हारी तख्ता को मैं पलट कर दूंगा। और वास्तव में एक चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक आम इंसान था, एक आम लड़का था। उस आम लड़का से कैसे उसे मगध का राजा बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ेंगे तो वहीं पे हम बात करेंगे थोड़ा सा बिंदुसार की, और बिंदुसार से ज्यादा हम बात करेंगे किसका, अशोक का, कि कैसे प्राचीन काल में सबसे महान शासक के रूप में अशोक की गिनती होती है। सोचिए कि जहां पे कई सारे श्रुतियां जैसे कि बौद्ध ग्रंथ में कहा जाता है कि अशोक जो था वह अपने 99 भाई को हत्या किया था और 99 भाई को हत्या करके वह गद्दी प्राप्त किया था। लेकिन हम यहां साबित करेंगे कि क्या अशोक ने सचमुच 99 भाई की हत्या किया था कि नहीं किया था। फिर ऐसी इतनी क्रूर शासक था तो फिर कैसे एक युद्ध ने, कलिंग युद्ध ने उसके पूरे हृदय को ही परिवर्तन कर दिया। जहां जो व्यक्ति सोचे कि अपनी 99 भाई की हत्या करके वह क्या मगध में मौर्य वंश के साथ शासक बनता है, मगध का राजा बनता है, उसकी ऐसी कौन सी युद्ध हुआ जिसके पूरे उसके हृदय को ही परिवर्तन कर दिया, सोचने के तरीका बदल दिया, उसके जीवन को पूरी व्यतीत कर दिया। कलिंग युद्ध में ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन सी घटनाएं घटी कि जिसने उसने पूरी तरह से वह कह दिया कि अब क्या होगा, भेड़ी घोष होकर ना होकर वह धन घोष होगा। उसने ही कहा, सोचिए कि एक बड़ी विशाल साम्राज्य पे बिना युद्ध किए हुए कई वर्षों तक शासन किया। सोचिए कि उस समय तलवार पर विजय किया जाता था, लेकिन उसने पूरी जीवन में कलिंग युद्ध के बाद तलवार उठाया ही नहीं, और उस तलवार ना उठाकर भी पूरे क्या किया, मौर्य वंश के महान शासक ने कैसे उस क्षेत्र को संगठित किया, कैसे अपने दुश्मनों से बचा, कैसे उसने विदेशी संबंध बनाया, इस सब की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक को जब पढ़ लेंगे फिर बात करेंगे किस समय मौर्य काल में हमारा राजनीतिक जीवन क्या था, हमारा धार्मिक जीवन क्या था, मौर्य काल में उसने समाज कैसा था। जब इतनी बड़ी विशाल भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य भली बुद्धि पड़ रही थी, तो फिर कैसे मौर्य काल का पतन हुआ, मौर्य काल का पतन कैसे हुआ, ऐसी कौन कौन सी कारण आ गए जिसने इस विशाल साम्राज्य को एक खंडहर के रूप में तब्दील कर दिया। उसी समय यहाँ पे डायरेक्ट रूप से मौर्योत्तर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब तक मौर्य को खत्म करने के बाद हम जब तक मौर्योत्तर को नहीं घुसाएंगे बीच में, तो आप गुप्त कैसे पढ़ लीजिएगा। अगर सोचिए कि अगर आपकी एक सीढ़ी यहाँ पे है और एक सीढ़ी यहाँ पे है, तो बीच में आपको एक सीढ़ी नहीं दिया जाएगा तो कैसे चढ़ पाएंगे। बहुत से लोग जानेंगे कि मौर्य का, अभी तो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और कौन, अशोक को पढ़े, फिर हम कैसे वहां घुस गए चंद्रगुप्त वंश में। चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, कुमारगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, विष्णुगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब तक आपके मौर्योत्तर को बीच में घुसाएंगे उसके बाद ही आपको गुप्त काल समझ में आएगा। गुप्त काल जब खत्म करेंगे तो उसके बाद चोल, चेल, पांडे, हालांकि सिलेबस में आपका चेल और पांडे जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब चोल पढ़ेंगे तो वहां पे इनडायरेक्ट रूप से आपको चेल और पांडे पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद हम जो इसके साथ ही कुछ इतना पढ़ने के बाद इस टॉपिक से आपको एक मजबूत पकड़ जब बन जाएगा, पूरी कहानी समझ जाएंगे, तो फिर प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से लगता हुआ चला जाएगा। जहां सबकी हिम्मत खत्म होती है मेरे दोस्त, जहां सबकी हिम्मत खत्म होती है मेरे दोस्त, वहीं से इतिहास रचने वाले की जिंदगी की शुरुआत होती है। तो अब हम पहुंचे कहां, मध्यकालीन इतिहास में। जब यहीं पे आप देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास कि प्राचीन काल को बहुत सारे विद्वान हिंदू काल कहते हैं, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहते हैं। तो क्या यह कहना सही है, इसकी चर्चाएं बाद में करेंगे। तो मध्यकालीन जब पहुंचेंगे तो उसी समय देखेंगे कि कई सारे आक्रमण होते हैं, जैसे कि आपका अरब आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है। ऐसी कौन सी परिदृश्य बन गए थे जिसने मोहम्मद अरबों ने आक्रमण किया भारत के ऊपर। भारत को किसने नहीं लूटा, अरबों ने लूटा, तुगलकों ने लूटा, गजनियों ने लूटा, अफगानों ने लूटा, बचा हुआ था वो अंग्रेजों ने लूट लिया। फिर भी भारत को सोने का चिड़िया कहा जा रहा था,
अवाजी भाव दुनिया में सबसे महान श्रेणी में आता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में विदेशी आक्रमण को बात करेंगे। यहीं पे हम बात करेंगे किसका? अरब का, गजनी का, गौरी का। अरब, गजनी और गौरी के आक्रमण के बाद कैसे एक भारत पे एक गुलाम वंश का न्यू होता है, यहीं पे देखिए। लेकिन जब यहां पे पहुंचेंगे, जब मौर्य काल में पहुंचेंगे तो वहीं पे बीच हम ईरानी आक्रमण की, सिकंदर की बात हम कर लिया करेंगे। मौर्य के समय बात कर लेंगे। कई बहुत से लोग कहेंगे कि सिकंदर और क्या पढ़ा है, उसको इंडायरेक्ट पढ़ा देंगे, ठीक है। तो अगर दिल्ली सल्तनत में कैसे एक गुलाम ने अपने भारत में गुलाम वंश का न्यू रखा और आए कई सौ वर्षों तक शासन किया। मतलब कहने का मतलब यह है कि दिल्ली सल्तनत में बात करेंगे तो खाली गुलाम पर थोड़ी है। हालांकि इसकी शासन जो है वो 1206 से 1290 से शासन इसका होता है गुलाम वंश का। लेकिन गुलाम वंश के बाद खिलजी होता है, खिलजी के बाद आपका तुगलक होता है, सैयद होता है, लोदी होता है। कैसे भारत के राजनीतिक परिदृश्य को फायदा उठाकर इन गुलामों ने भारत को भी लूटा। इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत खत्म कर लेंगे तो फिर आ जाते हैं बाबर। उसने भारत की राजनीतिक परिदृश्य का फायदा उठाकर भारत किसने फायदा नहीं, विश्व का ऐसा कौन है जो भारत से फायदा नहीं उठाता है? एक नालायक बेटा पाकिस्तान, सोचिए कैसे कैसे करते रहता है। तो अगर मुगल वंश की बात करेंगे, कैसे उसने भारत को पानीपत का युद्ध लड़ा, खनवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का लड़ा, घाघरा का लड़ा, बाबर ने कैसे के मुगल वंश की नींव रखी। फिर बाबर बाद हुमायूं की बात करेंगे। हुमायूं जब पढ़ेंगे तो उसी समय आपको हम अफगानों की पढ़ाएंगे, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह के बीच का एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। उस कन्फ्लिक्ट को समझना पड़ेगा आपको। सोचिए कि हुमायूं 15 साल तक वहां जाके ईरान में जो ने घुमंतु घोटिया के रूप में जो किया, और फिर उसने फिर से आकर, तो बीच में क्या होता है कि जब हुमायूं जब पढ़ेंगे तो उसी समय आपका शेर शाह का शासन आता है, लोधी शेर शाह का शासन आता है, अफगानों का शासन आता है, और फिर वह 15 वर्ष बाद वह लौट कर आता है, फिर शेर शाह को पढ़ाई करता है, और फिर से आपका मुगल की सत्ता। उसके बाद हम बात करेंगे मुगल वंश की बात कर लेंगे। तो उसके बाद बात करेंगे कि मुगल वंश का पूरी उसमें क्या देखेंगे कि साहित्य क्या था, मुगल वंश की भाषा क्या थी, मुगल वंश की राजनीतिक जीवन क्या थी, उस समय न्याय की व्यवस्था क्या थी, मुगलों की क्या थी, धार्मिक जीवन कैसा था, इसके साथ ही मुगल का चित्रकला पर क्या प्रभाव था, स्थापत्य कला पर क्या प्रभाव था, यानी कला और कला के दृष्टि से बात कर लेंगे। जब पूरी मुगल का खत्म कर लेंगे तो बीच में हम थोड़ा सा बात कर लेंगे यहीं पे विजयनगर बहमनी साम्राज्य की बात करना पड़ेगा। उसके बाद सिलेबस में साफ लिखा हुआ है सूफीवाद, भक्ति आंदोलन, कैसे भक्ति का उदय होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम राम भजना ही भक्ति है। नहीं, भक्ति का अर्थ ही होता है समर्पण। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। भक्ति का अर्थ होता है क्या? समर्पण, यानी जिसमें एक माने गए राज के पीछे जब आपकी समर्पित भावना दिखाई दे दे, उसी को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ, तो ऐसी कौन सी कारण बने कि उसने भक्ति का उदय उत्तर भारत में किया? इसलिए कुछ महत्वपूर्ण भक्ति संतों को बात करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह बात कर लेंगे सूफी आंदोलन की बात कर लेंगे। पहले के सूफी और अब के सूफी में क्या अंतर है, पहले की भक्ति और आज की भक्ति में अंतर क्या हो चुका है, इसको हम चर्चा कर लेंगे। क्योंकि जब तक ये आपके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक टॉपिक हो जाता है कि पहले की भक्ति और आज की भक्ति में आकाश जमीन का अंतर दिखाई देता है। जब इसकी बात हम कर लेंगे तो हमारा थोड़ा सा मध्यकालीन कुछ और घटनाएं जो उसको हम मिसलेनियस कहेंगे, उसकी चर्चा वहीं पे कर लेंगे। इस प्रकार से मध्यकालीन इतिहास में इतनी डायरेक्ट टॉपिक दिया हुआ है, इसके पीछे जो है पर्दा के पीछे पर्दा का खेल है। जब इसकी बात के इसमें कई सारे टॉपिक जो है, एक टॉपिक जब उठेगा ना तो कम से कम अगर बात कर ले, कम से कम अगर बात करेंगे तो मुगल काल कम से कम 7 दिन चलेगा। कम से कम करेंगे 7 दिन मुगल काल खत्म नहीं होगा। कितना पढ़ेंगे, लेकिन एक सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे ना। उसके बाद पीएचडी तो करना इसमें नहीं है, ये मुगल काल की पीएचडी करना है। उसके बाद हम पहुंचेंगे आधुनिक